जैसा कि देख सकते हैं ये यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस है जो टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है और ये लगभग 14 सब्जेक्ट्स को कवर करता है। एग्जाम में इससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं। एग्जाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अप्रॉक्सिमेटली हर एक यूनिट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन और किसी किसी यूनिट्स का वेटेज ज़्यादा भी है। सिलेबस को अगर डिटेल में समझा जाए तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है एंड दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसके ऑफिशियल सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो आपको मिलेगा कि पहला जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स है। इसके अंदर हम बिजनेस के जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फैक्टर है और इसके जो डायमेंशन है उसको कवर करते हैं। एग्जाम में डायमेंशन से यानी कि पिस्टल से क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ फैक्टर से भी आते हैं लाइक माइक्रो या फिर मैक्रो फैक्टर, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर से क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट में जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, FEMA, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। सोशल सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस, CSR और CSR के अलग अलग थ्योरीज, ये भी आपको सिलेबस में जो कि दिया हुआ नहीं डायरेक्टली बट आपको पढ़ना होता है। अगर इंटरनेशनल बिजनेस का सेक्शन को अगर देखा जाए तो इसमें इंटरनेशनल बिजनेस के जो स्कोप है और इसकी इंपॉर्टेंस है इसको भी कवर करना होता है। इसमें ग्लोबलाइजेशन, इसके ड्राइवर्स और इंटरनेशनल बिजनेस में जो डिफरेंट मोड है एंट्री के लाइक एक्सपोर्ट हाउस है या फिर डायरेक्ट एंट्री है या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है लाइक फ्रेंचाइजी या फिर लाइसेंसिंग एटसेट्रा, उनको आपको उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कवर करना होता है। इसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी जो है लाइक कॉम्परेटिव थ्योरी है एंड थ्योरी है और भी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, उनको यहाँ कवर करना होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो इंटरनेशनल ट्रेड्स में होता है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ वैरियस लगाया जाता है। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है FTP है उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस को और आगे देखा जाए तो इसमें FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FDI के टाइप्स और साथ ही साथ FDI के कॉस्ट एंड बेनिफिट्स जो कि होम और होस्ट कंट्री के लिए क्या है, इनको भी आपको पढ़ना होता है। साथ में जो रिसेंट ट्रेंड्स है FDI में और इंडिया की जो FDI पॉलिसी है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। BOP से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट जो BOP का होता है लाइक BOT है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो अकाउंट आते हैं इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, ऑफिशियल रिजर्व वगैरह, इनको भी स्टडी करना होता है। इसके अंदर में नेक्स्ट अगर बात करें तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाइक लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन, डाइवर्शंस इफेक्ट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, नाफ्टा, ये डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनको भी आपको स्टडी करना होता है। इनके भी ईयर जो इंपॉर्टेंट होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, साथ में इनके जो फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, इन सब का भी आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर बात की जाए मेमोरी बेसिस पर क्वेश्चन जो आती है तो इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ WTO, इसके फंक्शन, इसके साथ गैट्स, ट्रिप्स, स्ट्रीम्स, इनको भी आपको कवर करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया बट उससे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको उन सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ उन सारे टॉपिक्स को भी कवर करना होता है। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूँ अगर मैं यूनिट 2 का 2 की बात करूँ तो इसके अंदर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, यानी कि यहाँ 2 सब्जेक्ट्स कवर होता है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग्स के जो कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है और जो पोस्टुलेट्स है, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है लाइक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या फिर आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट में एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, रिजोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप से भी न्यूमेरिकल कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम पर। अभी रिसेंट में अगर बात किया जाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर शेयर्स के इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू से प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक्विजिशंस, मर्जर, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी से थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। होल्डिंग कंपनी का अकाउंट्स, इसमें आपको पढ़ना होता है कॉस्ट, होल्डिंग कंपनी का अकाउंट्स भी आपको पढ़ना होता है, इसके थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा जो ब्रांच है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, ABC, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, LCC यानी कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइसन कॉस्टिंग एंड GIT, ये सब के अंदर मैं अगर बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जिसके अंदर में रेशियो एनालिसिस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फंड फ्लो, कैश फ्लो से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इनको आपको थोड़ा थोड़ा देखना होता है। नेक्स्ट एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, इनके जो कोड है लाइक AS1, AS2, AS3, इस तरीके से IFRS 1, 2, 3 जो भी है, आपको इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनको याद करना होता है। दूसरा जो सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाता है वो ऑडिटिंग है, और ऑडिटिंग में इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल ऑडिट, वाचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, ये सब थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑडिटिंग में जो रिसेंट ट्रेंड्स है लाइक मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, इन सबको भी आपको कवर करने होते हैं और कुछ ऑडिट के कोड भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट की अगर बात की जाए दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स,
यहाँ बेसिकली इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, उनका बिजनेस में जो एप्लीकेशंस है उससे रिलेटेड सारा सिलेबस है। इसके अंदर में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग, उसके अंदर स्कोप क्या है, ये आपको कवर करने होते हैं। बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिमांड के एनालिसिस लाइक लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी मेजरमेंट, ERMR के रिलेशंस क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर में आपको यूटिलिटी एनालिसिस एंड डिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्किल्स पढ़ना ही है, और रिटर्न टू फैक्टर्स को भी कवर करना होता है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में अगर बात किया जाए तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो कॉस्ट कर्व है आपको इसको पढ़ना है। प्राइस डिटर्मिनेशंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट फॉर्म के अंदर की जाती है, लाइक प्राइस परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। इसके अलावा ओलिगोपोली के अंदर में प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली के अंदर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए तो इसमें प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, इसके अलावा और भी जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग के जो मेथड्स है उस पर भी आपको फोकस करना होता है। नेक्स्ट यूनिट जो कि बिजनेस फाइनेंस है, और इससे आपको जो फाइनेंस के जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, उसके जो स्कोप है वो आपको कवर करना होता है। लीज फाइनेंसिंग कवर करना होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से प्रैक्टिकल्स के आंसर ज़्यादा रहते हैं, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी जो है उससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, और रिसेंट में ये क्वेश्चन देखा भी गया है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यहाँ भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है कैपिटल बजटिंग की, तो वो आपको यहाँ कवर करना होता है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का जो मैनेजमेंट है, लाइक डिविडेंड डिसीजन, थ्योरी एंड पॉलिसी, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर में आपको एक्सचेंज रेट रिस्क, हेजिंग टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, यूरो करेंसी, GDR ADR जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, यहाँ भी थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट की अगर बात की जाए, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको इससे रिसर्च पोर्शन भी जो है आपका, जो कि पेपर 1 का है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिकली आफ्टर नेट एंड GRF क्वालिफिकेशंस आपको रिसर्च करना होगा, तो जब रिसर्च करेंगे तो आपको ये थ्योरी पोर्शन जो है बहुत प्रैक्टिकली काम देने वाला है। तो इसके अंदर में आप स्टैट्स के अंदर में अगर बात की जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है, लाइक मीन मीडियन मोड आपको ये कवर करना होता है, और उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। डिस्पर्सन का मेजरमेंट है, स्क्यूनेस का मेजरमेंट है, कोरिलेशन रिग्रेशन जो 2 वेरिएबल्स में होता है, इससे भी ये थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें प्रोबेबिलिटी के जो अप्रोच है, बायस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शंस होता है। नेक्स्ट जो इसका सब्जेक्ट है इसके अंदर में, इसी यूनिट के अंदर, दैट इज रिसर्च है, और रिसर्च के जो कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स हैं, और जो रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च का जो मीनिंग्स है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। डेटा में अगर डेटा के कलेक्शन को लेकर, डेटा के क्लासिफिकेशन को लेकर आपको जो मैथड्स है वो पढ़ना होता है। सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशंस, इसका कॉन्सेप्ट, सैम्पलिंग के मैथड, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी मैथड्स, इनके अंदर आपको कंपैरिजन पढ़ना होता है, इनका मेरिट डिमेरिट्स को देखना होता है, इसका यूटिलिटी क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर्स, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, ये भी कवर करना होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है इसका मीनिंग, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट है उसका क्या यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, लाइक जेट टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा है, इस तरह से मैन विटनी टेस्ट है, इस तरह कई सारे टेस्ट है जो आपको थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रैक्टिकली भी यूज़ है, इसलिए आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। नेक्स्ट यूनिट जो कि है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि 2 सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में आपको बिजनेस में जो मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन है उसको समझना होता है, और इसके लिए आपको मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल है, लाइक हेनरी फ्यूल्स के द्वारा दिया गया है, FW टेलर्स के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया, इस तरह कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिया गया है, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा जो फंक्शन दिया गया है, बट मोस्टली जो फंक्शन है दैट इज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको आपको कवर करना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के अंदर डेलीगेशन, जो अथॉरिटी की जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन को कवर करना होता है। इसके साथ साथ मोटिवेशन की थ्योरी, लीडरशिप की थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स को भी आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपको इसके कॉन्सेप्ट, रोल, फंक्शंस को कवर करना है। इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में हाल फिलहाल में आए हुए भी हैं, तो आपको ये भी कवर करना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स की अलग अलग जो मैथड है, ट्रेनिंग के डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स को कवर करना होता है। इसके अलावा सक्सेशन प्लानिंग, जो मैनेजमेंट के लिए जो कंपेंसेशन होता है, लाइक जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव और फ्रिंज बेनिफिट्स, इसको कवर करना होता है, इनको भी कवर करना होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, जिसमें 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल को इंक्लूड किया जाता है, ये भी एक थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है इसका। इसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पर्सनालिटी के अंदर में परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो पर्सनालिटी वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब वेटेज रहता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इनको भी आपको कवर करने होते हैं। यूनिट नंबर 6 से जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको बहुत प्रैक्टिकल बेस रहता है, केस बेस रहता है, तो आपको थोड़ा इस पोर्शन को हल्के में नहीं लेना है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट आपका यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स का ओवरव्यू लेना आपको है। डिफरेंट डिफरेंट जो बैंक के टाइप्स है लाइक कमर्शियल बैंक, आरआरबी, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको कवर करना होता है। आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है, इनका फंक्शन, इनका जो रोल है, इनका जो पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है, इनको भी आपको समझना होता है। बैंकिंग सेक्टर्स में अगर बात किया जाए तो जो रिफॉर्म्स हुए हैं रिसेंटली लाइक बेसिल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट, इनको कवर करना होता है। फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात की जाए तो इसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को कवर करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो इंडिया में एप्लीकेबल्स है और आपको उनको भी कवर करना है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो आपका जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन शामिल है, उसको भी कवर करना होगा। इसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन हुआ है बैंकिंग का और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज का लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये भी आपका जो रिसेंट ट्रेंड्स है और जो रिसेंट सिनेरियो है बिजनेस का अगर देखा जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। इंश्योरेंस के अंदर में टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट, फैक्टर लिमिटिंग इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस आर IRDN और इसके रूल्स को आपको कवर करना होता है। नेक्स्ट यूनिट आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, पर्सनली अगर बात करूँ तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर आपको मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है, उसके जो अप्रोचेस है और मार्केटिंग के चैनल्स है, मार्केटिंग मिक्स है लाइक 4P यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट को कैसे सेगमेंटेशन किया जाना चाहिए, कैसे सेगमेंट को टारगेट करें और कैसे पोजिशनिंग करें प्रोडक्ट की, आपको कवर करने होते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन में अगर बात करेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजन के अंदर में फैक्टर प्राइसिंग, यानी सॉरी प्राइसिंग डिसीजन के अंदर में जो फैक्टर्स प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, आपको वो सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है। प्राइसिंग पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को भी कवर करना होता है। इसके साथ जो प्रमोशन है, यानी जो प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस कर सके प्रोडक्ट को, तो इसके अंदर में प्रमोशन का रोल क्या है मार्केटिंग में, प्रमोशन के जो मेथड है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल प्रमोशन टूल या टेक्निक्स, इनको कवर करना होता है और ओवरऑल प्रमोशन की मिक्स को कवर करना होता है। नेक्स्ट जो 4P के अंदर में आ जाता है फिजिकल प्लेस, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैनल होते हैं और चैनल के सिलेक्शंस, उसके मैनेजमेंट्स को लेकर टॉपिक कवर होते हैं। इसके अलावा आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को भी समझना है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, इसके साथ साथ वो सारे फैक्टर्स जो कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, वो भी आपको कवर करना है। सर्विस मार्केटिंग पढ़नी है, सर्विस मार्केटिंग के अंदर आपको टोटल 7P को कवर करना है, यानी वो 4P जो था ही, उसके अलावा 3P को भी कवर करना होता है। साथ ही साथ मार्केट में जो ट्रेंड्स आए हुए हैं लाइक सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM, इन सारी चीज़ों को भी कवर करना है एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को भी कवर करना ही है। जो लास्ट सेकेंड यूनिट है दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, और यहाँ पर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो लॉ है, रूल रेगुलेशंस है, उसको कवर करने होते हैं जो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसके अंदर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके अंदर में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में आपको पढ़ना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ पार्टी की कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच होने पर जो रेमेडीज होती है को भी आपको कवर करना है, साथ ही साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को भी कवर करना है। और एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट से इससे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करेंगे तो इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, सोगा यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा कुछ याद रखना जरूर होगा। इसके अंदर आपको सेल एंड एग्रीमेंट सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल्स में डिफरेंसेस को कवर करना होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट इंटर, राइट ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट ऑफ बायर्स को कवर करना है। नेक्स्ट एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है लाइक चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके टाइप्स को पढ़ना होता है और इसमें कौन सा सेक्शन किस तरीके से एप्लीकेबल्स है और इसके क्या फीचर्स है, एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आ जाता है वो कंपनी एक्ट 2013 है। इसमें आपको कंपनी के जो डिफरेंट टाइप्स है, उसका जो नेचर है, कंपनी का जो फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट है, मीटिंग वाइंडिंग ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें मीटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 भी पढ़ना है और LLP यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट है जो कि 2008 का है। आपको इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक इसमें कैसे फॉर्मेशन किया जाता है LLP का, या फिर LLP का जो स्ट्रक्चर्स क्या है, फॉर्मेशन का क्या प्रोसीजर है, और एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो LLP आपको कवर करना ही है। इसके अंदर आपको खासतौर पर जो प्रोसीजर है LLP का, उसको आपको कवर करना है। नेक्स्ट जो इसके अंदर में आ जाता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आपके ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जो मेन प्रोविजन है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है।
IT एक्ट 2000 इसके ऑब्जेक्टिव मेन प्रोविजन, साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टी, RTI एक्ट 2005 इसके ऑब्जेक्टिव मेन प्रोविजन, IPR के अंदर में पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, इमर्जिंग इशू इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके ईयर भी आपको याद रखने की कौन कौन से एक्ट कौन से ईयर में इनेक्टमेंट हुआ था, ये भी एग्जाम के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही GST जो है, और GST के जो ऑब्जेक्टिव और मेन प्रोविजन है, उसका जो बेनिफिट्स है और इसकी इंप्लीमेंट के जो मैकेनिज्म्स है और ये कैसे काम करता है डुअल GST, तो ये सब आपको कवर करने होंगे। जो लास्ट आपका यूनिट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये यूनिट बेसिकली अगर कहूँ तो इसमें ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन याद रखना होता है और एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका भी वेटेज सिलेबस क्वेश्चन में रहता है 8 to 10 अप्रॉक्सिमेटली। तो इसके अंदर में जो है इनकम टैक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइक डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का आपको नॉलेज होना जरूरी है, जो बेसिक टर्म्स होते हैं। इसके अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी एसएससी के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ डेज कितना दिन वो रहता है नहीं रहता है, कौन से एसएससी के लिए किस तरीके से होता है, लाइक कंपनी के लिए अलग होता है, HUF के लिए अलग होता है, इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, सिर्फ अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग होता है प्रोविजंस। तो आपको वो कवर करना होता है क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा वो सारे इनकम जो एग्जेम्प्टेड है, जिन पर टैक्स कैलकुलेशंस नहीं होता, वो भी कवर करना है। एग्रीकल्चर इनकम, इसमें आपको वो एग्रीकल्चर इनकम कौन सा है जिस पर टैक्स नहीं लगता, जिस पर टैक्स लगता है वो आपको पढ़ना होता है। साथ ही साथ आपको टैक्सेबल इनकम कंपटीशन करने के लिए जो अलग अलग हेड्स हैं, जो कि 5 हेड्स हैं, उन 5 हेड्स को आपको जानना होता है। डिडक्शन की बात की जाए तो ग्रॉस टोटल इनकम से कैसे डिडक्शन किया जाता है और इसमें क्या क्या डिडक्शन होता है, लाइक सेक्शन 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन दिए हुए हैं, तो आपको उनमें से सेक्शन याद करने होते हैं और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी तरह से किसी इंडिविजुअल की जो इनकम का असेसमेंट होगा वो कैसे किया जाएगा, कैसे इनकम का क्लबिंग किया जाएगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है, तो उसके अंदर आपको डबल टैक्सेशन और इसके जो अवॉइडेंस है उसके मैकेनिज्म को पढ़ना है, ट्रांसफर प्राइसिंग को कवर करना है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है 6 यूनिट्स का और सेकंड पार्ट हो जाता है। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की सिग्निफिकेंस को कवर करने होते हैं। साथ में टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेशंस में डिफरेंस, टेक्निक्स क्या है टैक्स प्लानिंग की, टैक्स कंस्टिट्यूशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन। इसके अंदर में आपको मेक और बाय डिसीजन, ओन और लीज एंड असेट्स, रिटेन, रिन्यूअल्स और रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, शट डाउन और कंटिन्यू भी ऑपरेशंस कवर करने होते हैं। लास्ट जो इसके अंदर में जो बच जाता है वो डिडक्शंस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। और जितने भी पोर्शन बताए गए हैं उनमें से जो सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शन जो कौन कौन से सेक्शन किस प्रोविजन को कवर करते हैं, आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लास्ट में आप इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इन 10 यूनिट से, और ये क्वेश्चन आपके AR बेस भी होते हैं। इसके अंदर आपका प्रोसेस वाला भी क्वेश्चंस होता है, स्टैटिस्टिक क्वेश्चंस भी होता है एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिस क्वेश्चंस भी रहता है। इस तरह से क्वेश्चन कॉम्बिनेशंस रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको सिलेबस क्लियर हुआ होगा, और सिलेबस अंडरस्टैंड करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तभी आप इसी के बेसिस पर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।